हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुपर मॉक टेस्ट लगाएंगे, यानी कि सुपर मॉक टेस्ट 25 क्वेश्चनों का, और जिसमें आपका आज का टारगेट जो है वो 25 में से 25 क्वेश्चनों का है। क्योंकि ये मॉक टेस्ट जो है, इस मॉक टेस्ट के अंदर जो है वो पहले हमने जो है वो पहले सीरीजों में रिवाइज किए उन क्वेश्चनों को, वह थोड़ा लेवल जो है वो आसान लेवल के क्वेश्चन को क्या है इंक्लूड किया गया है। तो आप सबके लिए आज मॉक टेस्ट में जो है 25 में से 25 क्वेश्चनों का क्या है सुपर टेस्ट रहेगा। और वीडियो के अंत में कमेंट अवश्य में अपना स्कोर अवश्य कमेंट में करें। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए विश्व की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी कौन सी? आप सबको पता है नील नदी है, जो कहां बहती है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका हाल ही परीक्षा में पूछा गया, आप सबको पता है। इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है? हाल ही परीक्षा में पूछा गया दूसरी बड़ी या दूसरी लंबी विश्व की नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। कौन सी है? अमेजन नदी है, जो कहां? दक्षिण अमेरिका के अंदर बहती है। सबसे बड़ी मुख्य बात इसकी है कि इसका उद्गम भी पूछा जाता है। उद्गम, इसका उद्गम कहां से होता है? तो एंडीज पर्वत से। एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वत या एंडीज पर्वतमाला से इसका क्या है? उद्गम होता है। और एंडीज पर्वतमाला से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये विश्व की सबसे लंबी या सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला भी पूछी जाती है, तो कौन सी? सबसे नवीनतम जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? तो वह है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? इसरो यानी जो है वो इसरो का जो मुख्यालय जो है वो किस शहर में स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय जो है वो कौन सा है? बेंगलोर के अंदर स्थित है। कहां है? बेंगलोर के अंदर स्थित है। फिर एक इसकी स्थापना पूछी जाती है, नोट करेंगे स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त, यहां से 15 अगस्त 1969 को इसकी क्या है? स्थापना हुई थी। कहां स्थित है इसका मुख्यालय? बेंगलोर के अंदर स्थित है। एक क्वेश्चन और नोट करेंगे, इसका वर्तमान अध्यक्ष हो सकता है पूछा जाए, वर्तमान अध्यक्ष, क्योंकि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद जो है इसका क्या है नाम काफी चर्चा में रहा है। तो एस सोमनाथ एम सोमनाथ जो है वो क्या है? इसरो के क्या है? वर्तमान अध्यक्ष है। और इसरो जो है इसको क्या है? मिसाइलों का प्रशिक्षण किया जाता है। मिसाइलों का प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इसको क्या है जाना जाता है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके मुख्यालय बेंगलोर के अंदर स्थित है। वर्तमान कौन अध्यक्ष है इसके? एस सोमनाथ इसकी क्या है? वर्तमान अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना किस सूची का विषय होती है? 3 प्रकार की सूचियां होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। सबसे पहले ध्यान देंगे, राज्य सूची वो होती है जिसपे राज्य सरकार अपना कानून स्थापित कर सकती है, कानून लागू कर सकती है। संघ सूची वो होती है जिसपे केंद्र सरकार ओनली यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बनाकर कानून जो है वो स्थापित कर सकती है। तीसरी समवर्ती सूची, इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर अपना क्या है कानून स्थापित करती है। तो जनगणना किसके अधीन आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय है, जो प्रत्येक, आप सबको पता है, प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है वो जनगणना करवाई जाती है। वो किसके अधीन आती है? तो गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। अब बात करते हैं इसकी प्रथम जनगणना पूछी जाती है। प्रथम, देखिए प्रथम जनगणना कब शुरू हुई थी? तो पहली जनगणना जो है वो 1871 के अंदर कब हुई थी? 1872 के अंदर, सॉरी 1872 के अंदर भारत की पहली जनगणना हुई थी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? भारत की प्रथम समकालीन या पूर्ण रूप के आंकड़ों के आधार पर जो पहली जनगणना कब हुई थी? तो वो 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। आपको ये मिलेगा देखने को, भारत की पहली समकालीन जनगणना कौन सी थी? तो 1881 में। ओनली पूछी जाए पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 के अंदर इसकी जनगणना की शुरुआत हुई थी। तीसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये 1951 में हुई थी। ये भी आपको क्या है याद रखना है। तो क्लियर है, समवर्ती सूची जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। पूर्ण रूप से या समकालीन रूप से 1881 में शुरुआत हुई थी। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी?
51 के अंदर। निम्न में से प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। देखिए 3 श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। तो पहली श्रेणी में कौन आता है? कैंची आता है। कौन सा आता है? कैंची आता है। श्रोता जो है वो दूसरे श्रेणी में यानी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। और चिमटा और स्टेपलर जो है वो तृतीय श्रेणी, तृतीयक यानी तीसरी श्रेणी का क्या है? विषय है, उसे श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग हो जाने का कारण या किस बल पर यह क्या है प्रक्रिया आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल पर। किस पर? अपकेंद्रीय बल पर क्या है ये आधारित है। ए ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक है? या रक्त जब बहता है उसको रोकने में या थक्का बनने में सहायक जो होता है वो कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के होता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ई का भी याद रखेंगे, ए बी का नहीं पूछा जाता है क्योंकि जो है वो ए बी जो है वो ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ई और के से ही पूछे जाते हैं। तो जनन शक्ति का कमजोर होना, जनन शक्ति का कमजोर होना जो है वो विटामिन ई की कमी से होता है। बी का आपको सबको पता ही है बेरी, और ए जो है वो क्या है? रतौंधी रोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कवक जनित रोग है। कवक द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है? तो दाद। सी ऑप्शन हो जाए। देखिए कवक जनित रोग, दाद, खुजली, खाज जो ये सभी रोग जो है वो क्या है? कवक जनित रोग है। कवकों द्वारा क्या है? फैलते हैं। जो देखिए त्वचा से संबंधित लगभग जो रोग जो होते हैं वो क्या है? कवक जनित रोग होते हैं। फिर कोविड-19 याद रखेंगे, बी ऑप्शन। कोविड-19 जो है वो वायरस जनित, आप सबको पता ही है ये वायरस जनित रोग है। कौन सा है? ये वायरस जनित रोग है। जो अंग भी पूछा जाता है तो ये संपूर्ण शरीर को क्या है? प्रभावित करता है, क्षति पहुंचाता है या हानि पहुंचाता है। और दाद और खुजली ये है जो है किसको प्रभावित करते हैं? त्वचा अंग को। किसको? त्वचा अंग को क्या है? प्रभावित करते हैं। फिर देखिए ए, ये भी काफी बार पूछा जाता है। हैजा जो है ये जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग है जो सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। किसको? आंत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर सबसे छोटी कोशिका पूछी जाती तो आंसर अलग होता है। अगर मनुष्य नाम ऐड किया गया है आगे तो वो अलग है। तो मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। कौन सी होती है? शुक्राणु। और अंडाणु जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। फिर बात करते हैं, अगर सबसे छोटी कोशिका पूछी जाती या सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा होती है। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी जीवित कोशिका अगर पूछी जाए तो कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव या मनुष्य की पूछी जाए तो छोटी शुक्राणु और बड़ी क्या है? अंडाणु होती है। ये आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सर्वाधिक कक्ष या कष्ट जिसको बोलो कुष्ठ या भाग जिसको बोलते हैं, भागों की संख्या किस में पाई जाती है? तो कोकरेज के हृदय की भाग की संख्या सबसे ज्यादा क्या है? पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 13 पाई जाती है। और मेंढक की भी पूछी जाती है तो कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। और मनुष्य में आप सबको पता है कितने? 4 भाग होते हैं। 2 नीले होते हैं और 2 क्या है? अलिंद होते हैं। नीले और अलिंद। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। यह भी हाल ही में पूछा गया था, 17 अप्रैल को जो परीक्षा जो लगी थी उसमें पूछा गया था। कैंडेला, यह भी हाल ही में पूछा गया था ज्योति तीव्रता का। एक मिनट, ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। और पदार्थ का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी साज किस लेंस का प्रयोग करता है? देखिए घड़ी साज ने घड़ी ठीक करने का जो मिस्त्री जो होता है उसके पास कौन सा दर्पण होता है? तो उसके पास अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। यहां से बस ये पूछा जाता है कब लड़ा गया,
या इन दोनों के मध्य। इसका परिणाम नहीं पूछा जाता, परिणाम क्योंकि इसका स्वरूप नहीं है। एनसीईआरटी बुकों का परिणाम अलग है। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जो राजस्थान की जो बुकें हैं उसमें महाराणा प्रताप को विजय दर्शाया जाता है, और कुछ बुकें हैं जिसमें क्या है अकबर को विजय दर्शाया जाता है। तो बस इतना ही पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। किन के मध्य हुआ था? और एक ये भी ध्यान कि स्थान पूछा जाए तो ये राजस्थान के अंदर, राजस्थान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण जो किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए बोला जाता है कि ये अजमेर में एक क्या है संस्कृत विद्यालय और एक बड़ा संस्कृत विद्यालय और एक मंदिर था, जिसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा क्या है मस्जिद बनाई गई थी। और इस मस्जिद को बनाने में जो है वो 2.5 दिन का, तोड़फोड़ करने में जो है 2.5 दिन का समय लगा था, इसलिए इसको नाम दे दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। इससे पहले यहाँ क्या है संस्कृत विद्यालय और एक बड़ा क्या है मंदिर था, उसको तोड़कर जो है वो मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी भाषा की लिपि है, अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि? प्रत्येक भाषा की एक क्या है लिपि होती है लिखने की। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होती है? रोमन होती है। और देवगिरी जो है वो हिंदी भाषा के, ये भी याद रखें, हिंदी भाषा की है। और गुरुमुखी, ये तो हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, गुरुमुखी जो है वो पंजाबी भाषा की, किसकी? पंजाबी भाषा की लिपि है। देवनागरी, कृतिदेव, टैन जो है ये सभी जो है जो कवि किसकी है? हिंदी भाषा की क्या है लिपि है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है? तो व्हीलर द्वीप जाना जाता है। कौन सा? व्हीलर द्वीप जाना जाता है। और व्हीलर द्वीप कहां स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य के अंदर। कहां स्थित है? उड़ीसा राज्य के अंदर क्या है ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? एक पूछा जाता है नहीं गुजरती या निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, या कुल कितने राज्य से? कुल राज्य या कुल राज्य पूछा जाता है। तो कुल राज्य 8 राज्यों से होकर क्या है कर्क रेखा गुजरती है। फिर किस राज्य से होकर नहीं गुजरती वो देखेंगे, आप सभी राज्य नोट करेंगे। सबसे पहले गुजरात, गुजरात राज्य से होकर क्या है कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान। और तीसरा जो राज्य है वो मध्य प्रदेश। और चौथा जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य। फिर 5वां जो राज्य है वो आता है झारखंड। और छठा जो राज्य आता है वो पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। और 7वां जो राज्य आता है वो त्रिपुरा। और 8वां जो राज्य आता है वो मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर क्या है कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा कितने डिग्री से गुजरती है? तो 23.5 डिग्री, या इस प्रकार से आपको 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर क्या है कर्क रेखा गुजरती है। और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पंजाब राज्य से क्या है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां स्थित है? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए। किस लिए? बाघों के लिए क्या है? बाघों के लिए क्या है ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? विशाल स्नानागार के अवशेष जो कहां से प्राप्त हुए थे? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। कल हमने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मर्तकों का टीला होता है, क्योंकि यहां जो है वो इसकी खुदाई के समय जो है वो क्या है हड्डियों के अवशेष ज्यादा मिले थे, जिस कारण क्या है ये खोज छानबीन की गई। खोजकर्ता ने बताया, ये शोध किया कि इस स्थल का जो विनाश जो है वो किसी महामारी की वजह से हुआ था, मलेरिया महामारी की वजह से, इसलिए मर्तकों का टीला कहा जाता है। और अवशेष जो है मुख्य विशाल स्नानागार के क्या है यहाँ से अवशेष मिले थे। और इसकी खोज जो है वो भी पड़ी थी हमने कब? 1922 के अंदर क्या है इसकी खोज हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? देखिए 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा। प्लासी के युद्ध के पश्चात यानी बाद का पूछा गया है। तो उस समय कौन जो है वो क्या है बंगाल के नवाब बने थे? मीर जाफर। कौन बने थे? मीर जाफर बने थे। अगर आपसे पूछा जाए प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो सिराजुद्दौला थे।
समय अगर पूछा जाए उस समय कौन थे, तो सिराजुद्दौला थे, और युद्ध के पश्चात कौन बने थे, तो मीर जाफर बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षेत का मुख्यालय कहां स्थित है? भाषा में बदलाव किया गया क्वेश्चन में। दक्षेस देखिए सारक, आपने क्या पढ़ा होगा अब तक, सारक, सारक को ही क्या है, दक्षेस कहा जाता है। तो इसका मुख्यालय कहां स्थित है? काठमांडू नेपाल के अंदर। कहां? काठमांडू नेपाल के अंदर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 के अंदर। कहां की गई थी ये भी हमने पढ़ा था, ढाका के अंदर। ढाका किस देश की राजधानी है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश ढाका के अंदर 1985 में इसकी क्या है, स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कहां है? नेपाल, काठमांडू में। और काठमांडू जो है नेपाल की क्या है, राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन, आकार के अनुसार दूसरा बड़ा ग्रह। आकार के अनुसार दूसरा बड़ा ग्रह, ज्यादातर दूसरा ही पूछा जाता है, प्रथम नहीं पूछा जाता। या उपविजेता जैसे पूछते हैं, हमने नदियां पढ़ा। या विजेता टीम से पूछा जाता है उपविजेता, या दूसरे स्थान पे कौन सा रहा था। तो दूसरा उपग्रह कौन सा है? शनि। कौन सा दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है, जिसपे क्या है, सर्वाधिक क्या है, वेल्ले पाई जाती है। सर्वाधिक क्या है, वेल्ले पाई जाती है। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? कौन सा है? डी। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? गैनीमेड, जो किस ग्रह का? बृहस्पति ग्रह का क्या है, सबसे बड़ा चंद्रमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपड़ स्थल की खोज किसने की थी? रोपड़ स्थल। रोपड़ स्थल की मुख्य बात पहले ये याद रखेंगे, रोपड़ स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम भारतीय स्थल था। प्रथम भारतीय या भारत में खोजा गया क्या था, स्थल था, जिसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा, या YD लिखा हुआ मिलेगा आपको, यज्ञदत्त शर्मा या YD शर्मा द्वारा क्या इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1953 में इसकी क्या है, खोजकर्ता की गई थी। और ये कहां स्थित है? तो पंजाब राज्य के अंदर क्या है, ये स्थित है, ये भी याद रखेंगे। और मुख्य यहाँ का अवशेष पूछा जाता है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का अवशेष के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो रोपड़ स्थल से प्राप्त हुए थे। और रोपड़ स्थल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम भारत में खोजा गया क्या है, पहला स्थान था जो पंजाब राज्य के अंदर स्थित है, जिसकी खोज जो है वो यज्ञदत्त शर्मा या YD शर्मा द्वारा 1953 में इसकी क्या है, खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन जो है वो किस गैस को कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को गैस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य के अंदर जो सर्वाधिक जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। हीलियम गैस का गोला, यानी कि सौर ऊर्जा द्वारा जो है वो किसी भी टेक्निक को क्या है, उत्पन्न किया जाता है। सौर ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न किया जा सकता है। और विद्युत ऊर्जा से क्या है, हम क्या है, अन्य उपकरणों में क्या है, कुछ भी क्या है कर सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या है, भविष्य का ईंधन माना जाता है। तो किसको माना जाता है? हाइड्रोजन से। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? 13वां शिलालेख है। 13वां शिलालेख से पूछा जाता है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध का विवरण या वर्ण जो है वो किस शिलालेख में दर्शाया गया है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में दर्शाया गया है, जो सबसे लंबा क्या है, शिलालेख है। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ये भी आपको क्या है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां हुआ था? तो G शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो कहां हुआ था? तो जापान के अंदर हुआ था। जापान यानी हिरोशिमा। जापान के हिरोशिमा, एक पड़ा होगा नागासाकी। दोनों ही शहर जो है वो इन पे क्या है, पहला परमाणु बम गिरवाया गया था अमेरिका द्वारा। तो ये इसलिए प्रसिद्ध है। तो हिरोशिमा यानी जापान के अंदर जो है वो क्या है, G शिखर सम्मेलन का क्या 2023 में यानी वर्तमान में क्या है, यहाँ पे क्या है, इसका आयोजन हुआ था। तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। आज का 25 क्वेश्चनों का सुपर मॉक टेस्ट जो है आप सबका कैसा रहा वो कमेंट में आप क्या है, कमेंट अवश्य करें। और मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।